Navigating the Content Ringer. Through the lens of seasoned directors and industry experts, discover the challenges of producing content for TV, OTT, and the big screen. As these mediums continue to converge and compete for viewers' attention, directors face unique challenges and opportunities in delivering compelling storytelling that resonates with diverse audiences. And for this discussion, the panel, we will call them on stage now, Anuradha Tiwari, screenwriter and director, Dil Dosti Dilemma; Amit Rai, film director, Oh My God 2; Hitesh Kevalia, screenwriter and director, Shubh Mangal, Zada Savdhan; Aditya Surana, casting director, Aditya Surana Incorporation, Criminal Justice and Keh Do Tumhe; Jay Basantu Singh, writer and director, Janhit Mein Jari. The session chair for this session is Gayatri Gauri, actor, screenwriter, film columnist, firstpost.com, and journalist. Over to you, Gayatri ma'am. So it's really nice to be amidst such a diverse panel. And as Yash said, there's a diversity of content also. So I'm very happy that we have this panel. And as I can see the difference from the morning amongst the audience, I'm beginning to wonder if the demand for budgets and money-related content is higher or the creative-related. So somebody from the audience would like to answer that? Since we are a panel of creative people. Okay, fine. We'll try to figure out some answers here. Welcome to the panel. Thank you. So we'll start with you, Amitji. One person to start. Since you are sitting in the front of on the right side. So the topic broadly is going through the ringer. अभी मैंने एक्चुअली डिक्शनरी रेफर की और रिंगर का मतलब फाइंड आउट मतलब येस ऑफ कोर्स टेक्निकली वी ऑल नो कि ये वॉशिंग मशीन की तरह हम स्क्वीज़ हो रहे हैं वगैरह, या क्या आपको ऐसा लगता है कि सबको निचोड़ा जा रहा है काम करते वक्त, या ये सिर्फ इट्स कनेक्टेड ओनली टू द क्रिएटिव, और डू वी गेट द वर्स्ट ऑफ इट? Am I answering on behalf of everybody? No. We're just starting. These are my personal views. जो राय व्यक्त किए जा रहे हैं वो मेरे निजी हैं और उसे किसी संस्थान से जोड़कर ना देखे जाए. I am going to indemnify everybody those, because मैं बोलूँगा तो फिर मैं हमेशा जब बोलता हूँ उसके बाद मुझे महसूस होता है मैंने ये क्यों बोला, लेकिन हर बार फिर वैसा ही हो जाता है नेक्स्ट टाइम भी. There was this poem called Ringer Ringer Roses Pocket Full of Roses, Usha Usha all fell down. I thought that the ringer word, ये मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर के टाइम जब वहाँ प्लेग हुआ था लंदन में तब ये पोएम लिखी गई थी. हम लोग इसको बचपन में खेलते थे, तो बहुत बाद में पता चला एक्चुअली ये पोएम दुख की भावना को दिखाता है. वो जिनके वो चत्ते हो जाते हैं ना वो प्लेग में, वो है ये. कमिंग बैक टू द रिंगर, द वर्ड रिंगर, कि आप द ओनली प्रॉब्लम दैट कि वी हैव द कंपनीज दोज हु आर मेकिंग वॉशिंग मशीन्स आर ऑल इंटरनेशनल ब्रांड कंपनीज. हमारे पास कोई इंडियन कंपनी नहीं है जो वॉशिंग मशीन बनाती है. द प्रॉब्लम इज़ कि हम इस इंटरनेशनल वॉशिंग मशीन में इंडियन कंटेंट चर्न आउट करना चाह रहे हैं. मतलब हम कपड़ा, हमारी माँ जो धोती है वो ऐसे साबुन रगड़ कर सोटी से पीट कर और उसका कॉलर का जो मैल होता है वो निकाल देती है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वैसा ही असर वो वॉशिंग मशीन में डाल के निकल के आए. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है. तो पहले चैलेंज तो तब आएगा जब हम आगे जाके हम पे कोई दबाव डाले कि आप क्या लिखेंगे और क्या बनाएंगे. पहला प्रॉब्लम खुद से ही है कि हम क्या लिखना चाहते हैं. उसके लिए हमारे पास स्पेस है क्या? हमारे मन में किसी की कहानी आई है और वो कहानी हम कहना चाहते हैं, उतनी स्पेस आपके पास है क्या? अगर वो स्पेस आपके पास है तो आप सबसे लकीएस्ट हैं. फिर आपको इस जगह पे बैठने की आवश्यकता ही नहीं जहाँ आप बोलेंगे कि आप किसी के हाथ निचोड़े जा रहे हैं, क्योंकि आपने वो ही करना है जो आपके मन में आ रहा है. लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि जो आपके मन का जैसा करना है वैसे आपके पास फील नहीं है.
वो उतना संघर्ष है कि पहले आपको कहानी जो चुननी है वो भी मार्केट फोर्सेस के साथ है कि क्या चल रहा है। जैसे कुछ ऐसा चलेगा जो पंचायत की तरह होगा तो एक भीड़ पंचायत की तरफ जाती, जैसे कोई ऐसा कुछ है जो लापता लेडीज़ की तरह चलेगा तो एक भीड़ वहाँ जाएगी, फिर वो कंटेंट ड्रिवन हो जाएगा, फिर जैसे ही कोई पुष्पा की तरह चलेगा तो सब उस तरफ चले जाते हैं। मतलब आपको ये तय करना होता है कि हम क्या लिखें कि जैसा वो चले। अगर इससे अगर आज़ाद कर देंगे किसी को कि क्या चलेगा तो शायद वो लिख सकेंगे जो चलेगा। मैं इस बात की पुरजोर सिफारिश सभी को करता हूँ कि भाई आपको जो लिखना है पहले वो आप तय करो, कहानी अपने आप आपको ढूंढ लेगी, आपको कहानी ढूंढने कहीं नहीं जाना होगा। आप पहले तय कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए मंच खुला हुआ है। आगे का जो स्ट्रगल होगा ना, एक्चुअली वही आपको आनंद देगा। अगर आपने एक कहानी लिख दी है कि हमको एक रोमांटिक फिल्म चाहिए, आपने लिख दी है और वो आपने बना ली है, उसका कोई मज़ा नहीं है, कोई आनंद नहीं है। मज़ा तब है कि आप सवेरे 7 बजे उठ के गए मटन की दुकान पर, आपने अपने पसंद की पीसेस निकालें उससे, ताकि और भीड़ आए उसके पहले आपने वो पीसेस खरीद लिए हैं। आप घर आते हैं, घर आने के बाद आपने मसाला चुना है, आपने उस प्रोसेस को एंजॉय किया। जब वो खाना बन के तैयार होगा ना तो जब कोई टेस्ट करेगा वो 100% बोलेगा बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही बनाना है तो फिर आप लेके आइए, ऑर्डर कीजिए, आपके पास खाना बन के आ जाएगा। उन दोनों में स्वाद का फ़र्क हमेशा होगा। अब स्ट्रगल यही है कि आप 7 बजे उठने को तैयार हैं क्या, वो आपके ऊपर है, मार्केट पर नहीं है। That's great. I mean, the hunger speaks for everyone. So, do you agree with that, Anuradha? And do you agree that struggle is part of every creative soul, and there is joy, like Amitji said, in it? Yeah. Guys, actually, I'll take a step back if you allow me to actually add to what he's saying and then therefore answer what you're asking. Because I think maybe my answer will, then be perhaps a little long-winding, but I'll answer that. But कितना अच्छा कहा आपने Amit ji and Amit ji. Nice to say that. But exactly talking about कि क्या चलता है और कैसे होना चाहिए. Just sorry to just take 30 extra seconds in saying that. But for years I was introduced as the writer of fashion and heroine. तो मुझे लगता था कि इसके आगे कभी कुछ ज़िंदगी बढ़ेगी नहीं. तो पहली बार सुन के लगा कि अरे दिल दोस्ती डिलेमा बोला है, because it's my latest show and it's a young adult show. एंड जिसके ऊपर एक अमूल की होर्डिंग भी बन गई है, तो तो सडनली दैट फील्स लाइक अरे आई मीन बिकॉज अब वो सोशल मीडिया पे आ गया है, सो सडनली दैट सीम्स लाइक द बिगेस्ट डील. And yet, the show that I do want to talk about, and I'm surprised that wasn't my introduction, because that seems to be, yes, is a show called Rai Singhani versus Rai Singhani, and I will own up to it now, because yes, it's now been on for almost, I think, 3-4 months. And I know Hitesh and I, who are friends on Facebook as well, and we've often interacted on it. I don't know if the rest of us know about it. But it is something that has become a clutter breaker and has become, I'm afraid, the sort of, beacon for the times ahead. Because it is known as what is called the long format on OTT, and I have coined a new word for it called TWEB. Because it is not TV plus plus as people keep calling it, because there's nothing TV about it. But I'd hate to call it web minus minus, because that's kind of what it feels like. So I call it TWEB, right? Now, taking a leaf from what Abhijit was saying was that, when something like that came to me, I understood that that is what is going to be the future of OTT. I understood that completely. क्योंकि ये फॉर्मेट, जैसे एक बार हितेश ने भी बोला था कि ये 6-7 एपिसोड वाला जो चक्कर है अभी OTT पे, ये लग्जरी हमको आगे मिलने ही नहीं वाली है. And I sense that. So I felt that if that is what is going to be the future, let me be that, pioneer of it. Let me be the first person of it, and let me see if I can give it some darja. Can I create a new structure here? Can I add some level of quality to it within its very serious challenges? क्योंकि उसका budget और timeline TV वाला ही है. मुझे रोज़ एक episode लिखना होता है, वो रोज़ एक episode ही shoot करते हैं like TV, and yet we try and give it that quality, right? So somewhere I'm trying to answer this question, that sometimes when you understand that that is where, if the market is going to go, can you somehow use your own expertise and sort of technical know-how to also try and shape that. Now and it has been successful for whatever it's worth. It was in the top 5 for many, many weeks. It keeps coming back. And more than anything, as the whole industry calls me today to almost say, almost with great pride, कि हमें Rai Singhani ही चाहिए.
And of course, I do admit that sometimes I feel appalled that really my entire career is reductive to this. And yet, why not? I mean, you know, if that is what it is, then that's what it is. And I'm glad that, you know, at least that has my stamp on it, right? Now, so connecting that to what you're saying, the question of hunger, well, yes and no. Of course, I think all creative, you know, sort of desire comes from hunger. I mean, you know, by that logic, all mythology will tell you that creation is formed because of hunger. You know, the God has created out of a desire to create. So yes, you know, at a deeply philosophical level, yes. But at the same time, I personally don't believe that struggle should be what should drive an artist. I actually, in fact, I want to, you know, put it out there that I feel often producers have this wrong idea कि ये pressure डाल दो, you know, tell them, you know, deadline दे दो, तो ही होगा. No, an artist requires the luxury of just, you know, I'm not saying luxury कि हमें बहुत time दे दो या बहुत पैसे दे दो, वो तो मिलने ही नहीं वाला. Okay. But at least give us some relaxation, some sense of that there is a sense of security even just for that moment. So no, I think an artist requires love and nurture to be able to create. And that's where then the desire to create will be met well. So I hope I've answered your question correctly. Very beautifully. Hitesh, so taking from where Anuradha left it off, did you find that nurturing anywhere, or did you find it within yourself? I'm sure, of course, within yourself comes. Where did you actually find it when you made your first breakthrough with your film? मैं उसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखता हूँ. जो अमित जी ने भी कहा, जो अनुराधा जी ने भी कहा, दोनों चीज़ों को मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है that we are very writers are full of themselves. You know, हमें लग्जरी या कंफर्टेबल जब कर दिया जाता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बिलीव नहीं होता. वी फील दैट वी डू नॉट डिजर्व दैट लव. हम पे प्रेशर डालो, हमको पैसे मत दो, हमको डिफ़िकल्टी में डालो, तब हम लिखते हैं. तब हम अपने आप को एक हीरो, अपनी नज़र में एक हीरो प्रूव कर सकते हैं कि डिस्पाइट एवरीथिंग आई मैनेज टू राइट दिस एंड तो जिस दिन हमको कंफर्टेबल कर दिया जाता है, उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, मैं शायद नींद से उठा नहीं हूँ, खुद ही को रिंगर में डाल. हाँ, तो मतलब, और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कंफर्ट से डर लगता है. लग्जरी, when Anuradha is talking about luxury, she's actually talking about a very basic thing. It's not the luxury of a huge paycheck or a house. She's talking about a little bit of time to think, a space to think, a comfortable environment. That's true. बाकी जो होता है वो एक राइटर या किसी भी डायरेक्टर की भूख होती है अंदर की. And that's where I agree with Amit here, that what you want to say has to be the most important thing. And you, as a creative person, one has to believe that ये मेरे अलावा और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं ला सकता हूँ इस कहानी में, या ये जो कहानी मेरे अंदर से जन्म ले रही है. एंड एवरी पर्सन, एवरी राइटर, एवरी डायरेक्टर हैज़ दैट. जैसे दाल होती है, हर घर में अलग अलग बनती है, चाहे सेम दाल हो, सेम रेसिपी हो. कहानियों का भी सेम है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट होगा कंपेयर टू समवन एल्स. तो I think every writer and every director is actually aiming for that it should come from within me and it should be a unique point of view. All we want is to be seen and to be heard. मेरा सवाल था कि प्रोड्यूसर वगैरह जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, जो आपकी फिल्म को ग्रीन लाइट करते हैं, वहाँ से कुछ नर्चरिंग मिलता है या फिर वहाँ से आपको निचोड़ा जाता है? सच, आज हमने ये डिसाइड किया है कि हम सिर्फ सच कहेंगे. मैं ये बोलूँगा कि एक राइटर को और एक डायरेक्टर को जिसको अपनी बात कहनी है, उसको ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसा इन्वायरमेंट ढूंढना पड़ता है. 100 ना मिलती है पर एक हाँ भी मिलती है. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो निचोड़ रहे हैं हमको. कहीं ना कहीं हमारी वो नीड भी है, वो कहानी कहना इस तरह से, तो हमें वो इंसान मिल जाता है. और अच्छे प्रोड्यूसर को ये पता होता है कि इसके अंदर से ये कहानी कैसे आएगी या कैसे आ रही है, मैं इसको क्या दूं कि ये कहानी आए. तभी जो हम काम हमें अच्छा लगता है वो पॉसिबल हो पाता है.
हम सब ने ऐसे काम किए हैं जहाँ पे हमने वो बात कही है, वो फिल्में बनाई हैं जैसे हम बनाना चाहते थे, और उसको ऑडियंस का प्यार और सबका प्यार मिला है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोड्यूसर हमको निचोड़ता है, मैं ये बोलता हूँ कि राइटर, यू हैव टू चूज योर शिट। देयर इज शिट एवरीवेयर, बट वी हैव टू चूज आवर शिट। ओके, तो ये तो बड़ा ही डिप्रेसिंग सा नहीं, मैं इसको एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि सी वी ऑल आर हियर टू टेल स्टोरीज, वी ऑल आर हियर टू टेल स्टोरीज। आज मैं एक राइटर को अगर बोलूँगा कि आप जाके अपनी कहानी इस प्रोड्यूसर को सुनाइए, प्रोड्यूसर बहुत पैसे दे रहा है पर वो आपको बोल रहे हैं कि इस कहानी में से चेंज कर दो। दूसरा प्रोड्यूसर है जो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है पर तू ये बना जैसे तुझे बनानी है। विच वन इज बेटर? कहानी। सो दैट इज, वी चूज आवर शिट, वी चूज टू टेल आवर स्टोरीज आवर वे। And we hope to find the gold, right? So, Jay, how did you find your gold in Janhit? It was a taboo subject, first of all. Then you didn't have a so-called big star, and it was your debut film. And the film came after the pandemic, just was coming out. So, what did you face while releasing it? I'm sure आपने बहुत दिल से लिखी and nothing stopped you from writing it and directing it. पर जब रिलीज़ होने वाली थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि ये चलेगी नहीं चलेगी? मतलब डिड यू गो विथ प्रिजम्पशंस कि इसमें कुछ ऐसा कमर्शियल वाली बात नहीं है, तो क्या सोच के आप रिलीज़ कर रहे थे थिएटर में? रिलीज़ करने, हाय एवरीवन, रिलीज़ करने से पहले देखो, डायरेक्टर के हाथ में नहीं होता है कि वो फिल्म कैसे रिलीज़ करे, थिएटर में रिलीज़ करे, OTT पे रिलीज़ करे। चूँकि मेरी पहली फिल्म थी वो, हम जब ये बना रहे थे जनहित में जारी, हमको पता था कि ये सब्जेक्ट थोड़ा डेलिकेट सब्जेक्ट है, टैबू है। हम ओपनली कॉन्डम के बारे में बात नहीं करते यूजुअली अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में। हमेशा हमने कॉन्डम को मजाकिया तौर से ही लिया है। तो हम बनाने के पहले हमको पता था कि यार ये सब्जेक्ट थोड़ा डेलिकेट सब्जेक्ट है। बट while writing this film, when I was writing this film in pandemic, that time only the producers and everyone decided that we'll go in theater. But चूँकि जब बन रही थी, बनते बनते पैंडमिक आ गया, फर्स्ट फेस आया, और जब रिलीज़ की बारी आई तो हमने डिसाइड किया हम थिएटर में नहीं, हम OTT पे जाएंगे। जब फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में थी, और जब फिल्म बन के रेडी होके फर्स्ट प्रिंट जब आया, सबने देखा, जी स्टूडियो ने देखा और प्रोड्यूसर ने देखा, तो फिल्म बहुत अच्छी बन के निकली थी। और सबको कॉन्फिडेंस आ कि जो हमने पहले सोचा था कि हम थिएटर में जाएंगे, हम थिएटर में ही जाएंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम थिएटर में, फिर हमने थिएटर में फिल्म रिलीज़ की। और हमें पता था कि उतनी ऑडियंस हमें नहीं मिलेगी क्योंकि फिल्म कॉन्डम पे है और पूरी फैमिली नहीं आएगी, वो हमको ऑडियंस नहीं मिलेगी। बट उतना बिलीव था कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, हमको उतना अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा, और वो मिला। तो वो फिल्म बनने के पहले डिसाइडेड था कि हम थिएटर में जाएंगे। So now you planning to work, I mean, does it make a difference where does it gets released anyways, OTT or theater? I mean, as a director. Now obviously every director wants that his film should come in a theater, but today OTT also is a big platform, it's a big medium, people watch it on OTT also. So it doesn't make difference for a director or maker to come in theater or OTT. अगर फिल्म अच्छी है तो कहीं भी चलेगी, चाहे OTT हो चाहे वो थिएटर हो। अगर फिल्म बुरी है तो वो कहीं नहीं चलेगी। Right, that's true. I mean, it all speaks for itself, right? और आदित्य जी, Aditya is probably feeling like, fish out of water here because he's a casting director, but we are looking forward to knowing more from you because आपसे कुछ अलग सुनने को मिलेगा। जो हम राइटर्स आपस में मिलते हैं तो हम कुछ सिमिलर कहानी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे अभी इस प्लेटफॉर्म पे? और यहाँ पर हमारे ऑडियंस में मोस्टली राइटर्स बैठे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हैं, प्रोड्यूसर्स, directors. So tell us about yourself first, Aditya. Hi, my name is Aditya, Yes. and I'm a casting director. I've done shows like Criminal Justice. There is a film called Badnaam Gali. There's a film called Nail Polish. Then there is a series called Abhay, and a lot of TV shows because I started from there.
एंड जैसा कि यहाँ अमित जी ने कहा, अनु जी ने कहा, हितेश जी ने, अब मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं शुरू से लेके अंत तक, हम सब पे कोई ना कोई प्रेशर होता ही है। और हम विनर तभी कहलाते हैं जब हम उस प्रेशर को झेलते हुए एक बहुत अच्छी और बहुत सही चीज़ अपने हमारा जो काम है हम उसको जितने अच्छे से कर लें उस प्रेशर को झेलते हुए, दैट इज़ तभी हम विनर बनेंगे। आई मीन तभी हम विनर कहलाएंगे, या तभी हम एक अच्छा प्रोडक्ट इवेंचुअली सारे मिलके बना पाएंगे। तो मेरा काम एज ए कास्टिंग डायरेक्टर बस इतना ही है कि हाँ, हमको भी बहुत सारे पैरामीटर्स दे दिए जाते हैं कि इतने 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 ही पैसे हैं, यहीं शो करना है, यहीं शूट करना है, ये सारी चीज़ें आपको एक्टर से ही करवानी है। तो सबसे पहले हमारे जैसे एक्टर को बोला जाता है कि मैम बजट कम है। मैम वो पहला डायलॉग है। वो तो पहला डायलॉग वो है। पहला dialogue है। राइटर्स को भी ये बोला जाता है कि बजट मैम कम वो है। सभी को कहा जाता है, जैसे मैंने कहा वो शायद इनको भी कहा जाता होगा एज ए डायरेक्टर कि भाई इतने पैसे में फिल्म बनानी है। यस, सो हाउ डू यू नेविगेट दैट? आई मीन ये क्योंकि कुछ ना कुछ हर चीज़ की एक वैल्यू भी की जाती है, सो समवेयर वी हैव टू फाइंड अ मिडवे, राइट? मैम वो ना काम करते करते मेरे हिसाब से एक पॉइंट पे सबको समझ में आने लगता है कि कहाँ ज़रूरी है और कहाँ नहीं है, कहाँ बचाया जा सकता है और कहाँ नहीं। और इवेंचुअली मतलब आई मीन जितने भी प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं और जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं वो इतने वाइज अब वो भी हो गए हैं कि उनको भी पता है कि भाई यहाँ पैसा देना ज़रूरी है, यहाँ हम बचा सकते हैं। फिर भी वो कहेंगे नहीं है अपने मुंह से, बट उनको कहीं ना कहीं मन ही पता होता है कि यहाँ पैसे देने, तो वो वहाँ पैसे देते हैं। मेरे ख्याल से आदित्य जी आप यहाँ पर सबको सिखा पाएंगे कि निगोशिएशन कैसे किया जाए। इसी पे एक मास्टर क्लास होना चाहिए। What do मैम you वो इसके think, बाद कर guys? सकते हैं हम, है ना? कर सकते हैं मैम। बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो अमित जी आपसे शुरू करेंगे। आपने हर तरह की फिल्म बनाई है। एक मराठी फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर रहे हैं, पहले एक छोटी फिल्म बनाई है जिसका नाम आई एम सॉरी आई कीप फॉरगेटिंग, आई हैड आस्क्ड यू अर्लियर, एंड of course the box office success, Oh My God 2, and then simultaneously you were writing a smaller Punjabi film. तो इस पे बजट्स का क्या रोल था और उसमें क्रिएटिवली व्हाट एक्साइटेड यू, यू नो, लाइक Oh My God 2 was your own subject, right? एंड वो किस तरह से आपने पिच कर दिया कि ये Oh My God 2 से कनेक्ट कर सकते हैं, Oh My God का नाम ले सकते हैं पहला वाला, मतलब पहली फिल्म, सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, पर उसको आपने कनेक्ट बहुत ही आई वुड से ब्यूटिफुली एंड क्लेवरली विद गॉड एंड रिलीजन एंड सेट इन अ ब्यूटिफुल बैकड्रॉप जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स माना जाता है कि यहाँ पर खाली रिलीजियस किस्म के लोग हैं और वहाँ पर सेक्स की बात हो रही है, कैसे बात करना है। तो यहाँ पर दो तीन सवाल इसमें डाले हैं क्योंकि बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड आई वुड लाइक टू गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट both the art of negotiation and not only negotiating the budget but also the story that you want to tell, a bold story through a commercial platform. आपने उसको commercial भी बना दिया, तो ये दोनों पे आप जरा बात करें तो। To be very honest, it was nothing, what you can say, intentional that I have to do something like this and let's have a commercial blockbuster and write a script like this. And then somebody will eventually come as a producer and they will cast a good actor and we will get the good technicians and head of departments and they will make a good film and eventually it will become a hit. वो कभी मंशा थी ही नहीं। जब मैं फिर से वापस वहीं लौट कर आता हूँ कि I take myself as a lucky guy who wrote his first film and it got made. मुझे लगा रहे तो बड़ा आसान है, मतलब आप उल्लासनगर से लोकल पकड़ो, अंधेरी आओ, 4 लोगों को मिलो, उनको कहानी बताओ, उनको कहानी पसंद आई, किसने हाँ बहुत अच्छी लिखी है, चलो बनाओ। तो पहली फिल्म बनाने के बाद फिर मुझे पता चला जब 8 साल तक काम नहीं मिला तो अच्छा ये इतना डिफ़िकल्ट है कि आपको हर कसौटी पे खरा उतरना होगा। जो मैंने बचाए रखा, मुझे लगता है जो अब मैं लुकिंग बैक एट द जर्नी, सो वेयर आई कम फ्रॉम, तो मुझे लगा अरे यार
आपके पास अगर कुछ ना हो करने के लिए तो एटलीस्ट आपके पास एक चीज़ है करने के लिए, आप अपनी ईमानदारी बचा के रख सकते हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे राह चलते हुए किसी एक आदमी का दुख नज़र आ रहा है, कोई माइका लाल मुझसे वो फील करने की ताकत नहीं छीन सकता। उनको नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे नज़र आ रहा है। मुझे राह चलता है, एक कुत्ता है जिसके ऊपर कोई गाड़ी चला के चला गया है, मैं वहाँ खड़ा हो सकता हूँ 5 मिनट, मैं भले किसी भी तरह का कपड़ा पहना रहा हूँ, कोई माइका लाल मुझे नहीं रोक सकता कि तुम यार एक गाड़ी से उतर के साइड ला के कुत्ते को क्या देख रहे हो। मेरी सेंसिटिविटी पर किसी का कोई कब्जा नहीं है। वो मुझे फोर्स कर सकते हैं कि ये करो या लिखो, लेकिन मेरी संवेदना पे किसी का असर नहीं है। मुझे अगर किसी से प्रेम हो रहा है तो वो कोई रोक नहीं सकता, मुझे किसी से ईर्ष्या हो रही है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। नाउ एवरीथिंग हैपन फॉर दैट रीज़न। ओ माई गॉड जब लिख के 9-10 लोगों को सुनाई, अभी तो नाम नहीं ले सकते कि फिर वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो जिनके पास भी वो फिल्म जाती थी वो बोलते थे कि अरे यार ये क्या है, मतलब ये क्या लिख के लाया हो, मैस्टरबेशन, मतलब आप समझ रहे हो। तो बोला नहीं, आप उसको ऐसे मत देखिए ना, आप एक बच्चे की तकलीफ देखिए तो आप उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। द रीज़न कि आप इस तरफ से देख रहे हैं, कोई उस तरफ से नहीं देख पा रहा है, यही आप में और उनमें फ़र्क है। फिर इन्होंने कहा कि आपको एक दिन एक आदमी मिल जाएगा, तो आपको एक आदमी ऐसे, बाकी सब जगह आप जाके नरेट करते थे 2.5-3 घंटा। एक बार तो मैंने किसी को ये भी कहा था कि अगर नरेशन का मैं पैसा चार्ज करूँगा तो मुझे 1 करोड़ रुपया तो मिल ही जाएगा अब तक 1 साल में, इतना नरेट किया। मैं दावे से कह सकता हूँ इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं होगा जहाँ मैंने नरेट ना किया हो कुछ। और मैं नरेट ऐसे नहीं करता वो 2 पेजर ले जाके, मैं कभी 2 पन्ना लिखता ही नहीं, मैं 120 पन्ना जाके नरेट करता हूँ और एक्टिंग करते हुए नरेट करता हूँ। मैं किसी को बुलाओ उसे, तो उनको लगता है कितने चिल्लाता क्यों इतना, तो वो डायलॉग ऐसे पढ़ के बुलाते हैं, उनको पूरा एक थिएट्रिक्स होता है और वो उनको लगता है हाँ ये फिल्म है इसके पास। और जिस जगह जाके सिर्फ 2 लाइन कही, सर एक बच्चा है उस स्कूल में मैस्टरबेट किया है तो उसको स्कूल से निकाल दिया, उसके पिताजी मंदिर में पंडित हैं और वो जाके स्कूल को कहते हैं यार आपने मेरे बच्चे को ठीक से पढ़ाया होता तो वो ये नहीं करता। तो अक्षय कुमार ने कहा ये करते हैं फिल्म, ये बहुत अच्छी फिल्म है। मतलब जिसके पास सिर्फ 2 लाइन कही थी और कुछ नहीं कहा था, कैरेक्टर्स के नाम भी नहीं बताए थे, लड़के की उम्र भी नहीं बताई थी, स्कूल किस तरह का ये भी नहीं बताया, शहर कौन सा भी नहीं बताया, इतना ही बताया था। उन्होंने कहा दिस इज़ इंटरेस्टिंग यार, क्या कहानी है तेरे पास, हाँ सवेरे 4 बजे आ जाओ, तो सवेरे 4 बजे चले, सवेरे 4। Fantastic. इफ़ यू डोंट माइंड मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी। आपने कहा कि 8 साल आप पहले बिना काम थे, राइट? जी। तो वो 8 साल आपने क्या किया? बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारा कुछ लिख के उसके बाद में ओ माई गॉड 2 कहानी लिखी होगी आपने, तो वो आई एम आस्किंग यू बिकॉज दिस इज़ वॉट मोस्ट राइटर्स डू। आई मीन दे हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू नेविगेट दैट स्ट्रगल टाइम। नहीं, ये अपना अपना नज़रिया होता है, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ भैया 8-9 साल फिर तुम वापस क्यों नहीं लौट गए, तुमने अपने चक्कर में अपने बीवी बच्चों को भी रास्ते लगा दिया, मतलब उनको कहाँ से पढ़ा रहे थे, पैसे कहाँ से आ रहे थे। तो मुझे सच्ची पूछें तो मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या किया, मतलब मुझे इतना पता होता था कि मुझे सवेरे उठना है, मुझे वो लोकल पकड़नी है 752 वाली, और मुझे यहाँ अंधेरी आना है और मुझे 4 लोगों को मिलना है। मेरे को हर दिन मेरे पास एक काम होता था, मुझे इसको मिलना है, मुझे उसको मिलना है, मुझे इसको कहानी सुनानी है, मुझे इसको कहानी सुनानी है। मैंने अपने दिमाग को ये खाली नहीं होने दिया कि तेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि पहली फिल्म आ चुकी थी तो लोग जानते थे कि इसने एक फिल्म बनाई है। आप किसी एक्टर को फ़ोन करें, मैंने कई एक्टर को 4-4 साल तक परसू भी किया, सर अगले हफ्ते मिलें, वो 4 साल तक नहीं मिले मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है। हाँ ये बहुत लगता है कि हाँ अगर इतनी काबिलियत के साथ उतरे थे आप, तो आपका एक प्राइम टाइम आपका जो था जिसमें आप और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर मैं उसको भी इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा हूँ कि कोई आदमी एक बार कुल्हाड़ी उठाता है और 100 दिन तक पेड़ पे मारता रहता है और फिर जाके 100 दिन बाद वो पेड़ कटता है। कई लोग 99 दिन तक कुल्हाड़ी पे धार लगाते रहते हैं, वो एक दिन आके कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं। तो मैं वो शायद दूसरे कॉलम में हूँ, मैं वो 99 दिन तक अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाता रहा और फिर एक दिन आके मैंने जैसे ही उसको मारा वो टूट के गिर गया। इसलिए मुझे अचंभा नहीं हुआ कि यार ये कौन सी फिल्म आई और कैसे आके चली। मुझे मुझे ऐसे शॉक करके नहीं है, अरे देखा ये, तो मैं उसके लिए बड़ा लिप्त हूँ। मैं ऐसे अपने आप को अलग करके आराम से देख सकता हूँ, और यही रीज़न रहा होगा कि मैंने अपने आप को बचाए रखा, तो मुझे ये सब कुछ दिखने लगा था। मुझे साफ नज़र आता था कि यार ये नहीं करना है, अगर ये करना है तो फिर आपने फिर पहले ही गिव अप कर देना चाहिए था, आपने फिर इस तरफ आना ही नहीं चाहिए था। देखिए इस फील्ड में आने के लिए आपके कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं लगाता कि आपको आइए आप हीरोइन बनिए, आप हीरो बनिए, आप फिल्म लिखिए, आप डायरेक्टर बनिए, ये आपकी खुद की इच्छा है।
आपकी खुद की इच्छा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी आप पर ही है। मैं पापा को जाके फिर से नहीं बोल सकता था, पापा आपने मेरे को बहुत समझाया था, अरे तू इतना पढ़ा लिखा है यार, तू टीचर है, काहे के लिए ये छोड़ के तू पढ़ाई और लिखाई छोड़ के वो फिल्म लाइन में जा रहा है। उनको तो अभी तक ऐसा लग रहा था ये क्या फालतूगिरी है इसकी। मतलब हर बाप को यही लगता होगा कि बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन फिर अभी उनको जब देखा, उन्होंने क्या पेपर में फोटो छपाया था, अरे यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है। एंड सडनली स्टार्टेड कॉलिंग मी, आप कभी आओगे घर पे? पापा तो हाँ बेटा आप कब आओगे घर पे? मैं बोला अरे यार उम्र के 38 साल तक आपने कभी मेरे को आप तू किधर है, कब आएगा तू, ऐसे बात की। सडनली आप बोल रहे हैं पोस्टर लगने के बाद, दैट वो आपको शौक लगता है कि यार ये कैसा, आप इस तरह क्यों देख रहे हो आप मुझको? मैं तो नहीं देख रहा ऐसे, मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज कि सब कुछ है ना, यहाँ सबका एक पैमाना तय है। आप उस पैमाने पे जाओगे तो फिर आपको वो सब देखना ही होगा। फिर आप पे भ्रम निराशा भी होगी, आप में आपका इल्यूजन टूटेगा, आपको लगेगा यार इतने दिन तक पैर चटका है यार, कुछ नहीं हुआ। टैलेंट तो सब, काबिलियत तो सब बाद में आ जाएगी, नीयत यहाँ कोई नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, हमारे यहाँ किसी के नीयत का कोई है ही नहीं कुछ। नीयत अगर अच्छी होगी और सच्ची होगी ना, वो पन्ने पर भी सच्ची से ही उतरेगी। आपके अंदर अगर प्रेम ही नहीं है और आप बोल रहे हैं मैं लव स्टोरी लिखने जा रहा हूँ मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करता, अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता, बहन को तो मैंने फ़ोन नहीं किया 8 साल तक, और मैंने भी एक कहानी लिखी है लव स्टोरी। तो मैं कैसे मान लूँ यार ये लव स्टोरी तुमने सही में रखी होगी? तुम्हारे को प्रेम करने का प नहीं पता और तुमने 120 पन्ना लिखा है। हो सकता है वो भी चल जाए, शायद मार्केट चला भी दे उसको, लेकिन मेरे लिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूँ कि मेरे लिए तो नहीं चलेगा। फिर वो मैं उसको उसी तरह से देखूंगा जिस तरह से मैं देखता हूँ। तो आई माइट साउंड वेरी एरोगेंट, जैसे कहें कि फुल ऑफ हिमसेल्फ, आई माइट साउंड वेरी एरोगेंट, लेकिन मैं इस एरोगेंस को अपने तमके लगा के घूमता हूँ। मैं, मुझे इसका कोई भी रोष नहीं और दोष नहीं है। No, मैं I बोलता think नहीं, writers नहीं, have कोई बात that. नहीं। I think we have that prerogative, you know. तो ये जब आपका ओ माई गॉड 2 क्या जब आप अक्षय ने आपको हाँ बोला, उसके बाद में आपने उसको ओ माई गॉड से कनेक्ट किया कि आपकी कहानी, क्योंकि तब तक पंकज त्रिपाठी और वो बच्चे के बारे में थी। नहीं, हमेशा कहानी वही थी, कहानी कभी बदली नहीं है। सच के सिवा या कुछ नहीं कहेंगे। सच के सिवा मेरे पास यही एक चीज़ है, मैंने आपको पहले ही कहा था जी। आप चाहें तो पुराना इंटरव्यू निकाल के देख सकते हैं। नहीं इंटरव्यू की बात नहीं है। सो देयर वाज नो इन्फ्लुएंस। देखिए ये इट वाज अ क्लासिकल स्ट्रक्चर। No, the reason I'm asking is how far do stars dictate our scripts is what I would like to know. I mean, as a creative person, as the story that you want to tell, and then of course वो star आपका फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो कहाँ तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? तो इस मामले में कुछ भी अगर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ एनेक्डोट बताना हो। ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, आप लोग चाहें तो फिर से वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो लोग मुझको जानते हैं या जो लोग नहीं भी जानते हैं। इसके 3-4 उदाहरण हैं, वो बहुत खुले उदाहरण हैं। जब मैं फिल्म पे उतरा और ये कहानी लेकर आया तो मुझको ये सब ने कहा था कि सर देखिए वो ये नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा, वो रात को शूट नहीं करेगा, वो संडे को शूट नहीं करेगा, वो 7 बजे का शूट नहीं करेगा। मैंने बोला लेकिन फिर करेगा क्या? मैं अभी पिछले 7 महीना पहले किया, चाय से ज़्यादा केटली गर्म होती है वो। तो जो लोग बात कर रहे हैं मैं उनकी तरफ देखता ही नहीं था, मुझे उनसे लेना देना ही नहीं था, ना मुझे उनसे दोस्ती बनानी थी कि कल आप मुझे कोई काम देंगे। जितनी वो दोस्ती मेरी उनसे थी उतनी दोस्ती मेरी उनके साथ थी। मेरा उद्देश्य बड़ा क्लियर था कि मैंने ये कहानी आपको सुनाई, आपको पसंद आई है। अब आप अगर खोल के देखेंगे और उसका डेटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ओ माई गॉड 1 में जितना लेंथ है उनकी कहानी में, अक्षय कुमार जी का, इस फिल्म में 9 मिनट कम है। अगर उन्होंने उस फिल्म में 14 दिन शूटिंग की होगी, मेरे में कम की है। स्क्रीन प्रेजेंस के हिसाब से अगर आप लोगों ने फिल्म देखी हो, आपको पता चल जाएगा फिल्म किसके दारोमदार पे टिकती है, फिल्म का मुख्य पात्र कौन है। आप उसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए वो बहुत समझदार प्रोड्यूसर है और समझदार एक्टर भी है। उसको पता है कि यार मेरी इस फिल्म में ज़रूरत इतनी है। वो उसमें जादू नहीं करता, आपके पहले फिल्म की तरह कुछ नहीं करता। वो उसको पता है जो भगवान निर्धारित किया गया है वो भगवान कैपिटलिस्ट नहीं है, वो भगवान डाउन ट्रोडन गरीब सारे तबके का भगवान है। वो भभूत लगा के बैठता है, वो सिंहासन पे नहीं बैठता। तो उसको पता था ये एक्टर जो करने वाला है उसकी ट्रीटमेंट भी वैसे ही होने वाली है। और अगर आप क्लैरिटी से उतरोगे ना किसी भी एक्टर के पास, भले कितना भी बड़ा स्टार हो, भले कितना भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, अगर आप क्लैरिटी के साथ उतरोगे ना, आपको खुद ही अगर नहीं पता होगा तब आपका प्रॉब्लम है। वो आपको आराम से कर लेंगे डिक्टेट। लेकिन अगर आपने कहा नहीं सर ये ऐसे ही होगा, ये रात को स्टेशन पे बैठ के नहाएगा, वो पानी ऊपर से गिरेगा,
तो वो 1:30 नहाया है ठंडे पानी में एक्टर, वो VFX नहीं है। वो जिस स्टेशन पे हमने शूट किया है ऊपर वो पानी खोला गया है, वो बिस्लरी का पानी नहीं है, वो नीचे बैठा है ट्रैक पे और ऊपर से पानी गिर रहा है सर पे, वो नहाया है। शॉट एक बार आउट फोकस हो गया था, 2 बार नहाया है, चेहरा बना के पूरा शॉट हो गया, फिर से नहाना है, हाँ फिर से नहाना है। और वो उस मौसम में नहाया है जब नवंबर 17 थी, तब ठंडा था। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, वो आपको दिख जाएगा। अगर देखिए जिस फिल्म में ये सब होता है ना मैनिपुलेशन, वो आपको फिल्म में दिख जाता है, आप उसे बचा नहीं सकते। Yeah. So coming to you, Anuradha, so you have actually reinvented yourself, I believe, from movie world to the TV world, now to TV++, and you have worked with OTT. So you're constantly learning and unlearning, like what we were discussing earlier. So would you like to talk about that, and what are your learnings and what did you unlearn, in the process with now your latest hit, Rising Rani versus Rising Rani? Again, these are very vast topics because that's the sum total of 28 years of my career. But I'll still But try. we are trying to capsule Try that. and synopsize that. So firstly, I think reinvention is the name of any game, I feel, and I think everyone needs to do that through life. Because I feel especially as artists, it is, I feel it's sacrosanct. Because if we don't upgrade ourselves, and I will perhaps sound a little judgmental here, but I feel, especially in India, and Anil is not here, but I won't say Bollywood, but in Indian film industry, I do see, or rather, I don't see enough people going out there, taking a break, and sort of, learning from life. We don't seem to have the culture of going and, upgrading ourselves by either just learning the craft more at different points, or just learning more from life. I do see that in other industries very often. So somehow for me, that's extremely important. That, not only, like I said, do I need to keep learning the craft a lot more, because firstly, the craft is so vast, how can you ever know it enough? First, and secondly, I feel that filmmaking itself, I mean, one is the craft of storytelling, which I feel is innate, like I think everybody is blessed with it in different ways. But I also feel, and again, I know there are very diverse schools here on this, but my stand on it is very clear that screenwriting is a craft. It's like driving, you have to learn it. वो ऊपर से ऐसे नहीं आ गया है. There is a science to it, and I think everybody should learn it. Whether you go to a film school or you learn it on your own, that's fine. But there's a craft, please go learn it, so that, because I believe that a structure never fails. This fantastic film that he's made, oh my God, to me, structures never fail. Like they say, budgets never fail, structures never fail. And I also feel, and I'm just staying a little on this, when you know the craft, the discussion across the table is also easier. Then it's not a subjective discussion कि यार मज़ा नहीं आ रहा का क्या मतलब है? Tell me exactly which part is not working. So when you know the craft, right? So for me, therefore, to keep upgrading on the craft, very important. Also, because worldwide filmmaking itself is constantly evolving. We are at a certain stage of filmmaking in the country. Often I feel at some level we are 30 years behind. At some level we have our own form of filmmaking which is evolving. So, you have to navigate that. So I feel it's extremely important for me to keep upgrading that, internationally, where do I stand? I may not have made a film which is international. I've never made a film. But that's besides the point. Where do I stand there? So I like to upgrade there. And thirdly, like you said, that for me to upgrade as a person, how am I evolving as a person, so that what he's saying is so right, कि मेरी आवाज़ में क्या नया आ रहा है? Because as a storyteller, unless I've said something new, why am I telling a story at all? So these are the, really important things to, for me to say and do, and that's really how, that's my focus in life. And most people know that I travel a lot. That's the joke. You say it, he says, lots of people say it. But for me, it's not just travel, because I'm going to a new civilization each time. So that to me is also part of the upgrade. So therefore, to synopsize it, that yes, while I've been to film school, I'm from Jamia, I'm a top of my batch and all of that, but the unlearning from there, which we were discussing earlier too, and with Aditya as well,
is that actually your career is the unlearning of exactly what you learned in your film school, not because there was anything wrong being taught there, or, it's the fact that that is the idealistic situation. That is the best that can happen and should happen. Now, what you're unlearning from there is not to trash it, to say, jaise aapne bola ki, Solaris and Lavaris, I love that. Ki, not to make fun ki, oh, Godard kya hota hai, or, Satyajit Ray. We are not here to make fun of that just because it's not possible today. It is to understand, and I have a part 2 to that, it is to understand that that is the idealistic situation, and the market space is a completely different space. Now, how do I marry that? You see, so if I come with utopia, I come here to a market space which has its own reality, it's so easy for me to be bitter and resentful. To say कि ये तो possible ही नहीं है. And we know enough and more people who have fallen off the way because वो है ही नहीं. ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है? It's so easy to be that person. And I know enough and more people, who've fallen off that. You also know I've turned to psychotherapy because I'm healing a lot of people like that, right? With that bitterness and resentment. So the unlearning is to say, okay, I understand the idealism, but how do I marry the market space reality? So to answer, just the third part of that, and you know that, Gayatri, is that I also run a writing company. And just the way I'd answer that is that, in writing, and I hope it helps the writers here, I approach it as a two-pronged way. That to me, writing and creating has, to me, two principles attached to it, the masculine and the feminine. To me, creative, although it is meant to be a feminine process, the masculine part is that I create myself. जैसे आप सब ने अपनी फिल्में बनाई है, वो to me is the masculine process. The feminine part of that creative is when I help you tell your story. And you see, I have done that a lot in my career. And that to me was again a choice, like he said. I made that choice 20 years ago when I turned a freelancer. It was a conscious decision because I was trying to be a director then. And to me, that was a very spiritual process for my own self because I said, can I subvert my ego, to really sort of, जैसे वो, एक संवेदना वाली बात जो आपने कही, या मैं किसी को समर्पित कर सकती हूँ अपनी creativity. It was a very big choice for me. And it was a very big learning for me and unlearning before that. To say, can I apply my creative knowledge to someone else's story and help them birth that? And that's the feminine principle of storytelling. So I've done that for 20 years successfully, I think. Well, I'm still here. I've done 40 such projects, helping others birth their story. My own creations actually have only been 2 so far that have come out. And of course, at this stage now, so to end this, I would say that my reinvention and constant thing is also to say that I want to reach that stage where I now want to say something which is really so new that now I don't care, I'm going to say it anyway. And hopefully now the market is A, ready, and B, I know how to marry the market space and my creativity to say it the correct way. Because before this, I know it would have been destroyed, for sure. What I meant was, I have noticed that you're very good at, flowing with the time and the need for content, So how have you adapted your writing knowledge to now what is currently the new thing, the TWEB, as you said, Rai Singhani, Mrs. Singhani. So in terms of storytelling, how has that been reinvented from like a film, you've written films like Fashion and Heroine, and then now to this. So what is the new thing that you have learned that you would like to share with the writers that they should adapt in their writing today? Sure. Well, thank you for that compliment. Yeah, I think of myself as a survivor. I think all of us are, because we are the classic outsiders. I'm that solo one-woman army. So of course, to adapt with times, I think that's the only option. Like we said, what option do we have? You got to survive, and why not? And do it coolly while you're doing it. Do it well. So I would say in terms of adapting storytelling, my mantra is that actually you don't need to change at all. Yeah, my mantra is that, again, that's when I come back to craft, that the mantra is that if like he said, the classic form of storytelling, a classic never goes out of style. And I always say that classic as opposed to old school, don't confuse it with old school.
You know, what is a classic? The little black dress is a classic. You know, Godfather is a classic. You know, a vintage car is classic. Classics never go out of style. So if you learn and understand classic forms of storytelling, you can adapt it to any times. You know, so I have always retained that. I keep trying to better that, and I apply it to any genre, no matter what. So even if you see something like Dil Dosti Dilemma, though, you know, we have other discussions on that, and there's a lot of stuff that was changed behind my back, which I don't agree with. But I think what has worked there also is that while it is extremely young adult, it is extremely today and contemporary, it follows a classic form of storytelling, and that's what has worked for people, that, oh, you know, it's got so much gravitas. So therefore, yeah, that's my answer, that actually I'm adapting by applying what is eternal, you know, a classic that never goes out of style. Yeah, that's very heartening to know, I must say. So Hitesh, आपने भी पहले टीवी भी लिखा, फिर फिल्म्स भी लिखे और डायरेक्ट भी किया, और अब आप OTT पे कुछ डायरेक्ट करने वाले हैं, सो ऑल मीडियम्स अगेन. सो उसमें आपने कुछ अपना कुछ नया वे ऑफ स्टोरी टेलिंग का कुछ एक्सपीरियंस आपके पास आया है, आपने गेन किया? मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. मैं तो व्हेन आई वाज 15-16 तभी शायद मुझे पता नहीं कहाँ से ब्रेन वेव आया था कि मुझे ये करने में मज़ा आएगा, एंड सिंस देन मुझे मज़ा ही आ रहा है. तो मैंने एक्चुअली रेडियो से स्टार्ट किया था, जस्ट आफ्टर स्कूल. फिर मैंने थिएटर भी किया, फिर मैंने एडवर्टाइजिंग भी की, फिर मैं डेली सोप एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, फिर मैं राइटिंग में घुस गया, मैंने प्रोमोज लिखे, मैंने टीवी लिखा. सो आई एम जस्ट हैविंग फन, एंड दैट हैजंट स्टॉप्ड, एंड एक्चुअली दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट रीज़न फॉर मी टू डू दैट. कि आज भी मैं कोई कहानी या कोई भी मीडियम हो, मैं ये देखता हूँ कि मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर मुझे मज़ा आएगा, एंड स्पेशली बिकॉज आई थिंक आई एम गुड एट ह्यूमर, बिकॉज आई लाइक लाफिंग एंड आई लाइक मेकिंग पीपल लाफ. तो कोई भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है तो मुझे ये लगता है यार इसको मैं लाइटली कैसे, जैसे शुभ मंगल सावधान के टाइम पे मेरे को ये सिर्फ एक ब्रीफ था कि एक फैमिली सेक्स कॉमेडी लिखनी है, तो जो एक पूरी फैमिली देख सके साथ में बैठ के. सो आई केप्ट थिंकिंग अबाउट माई पेरेंट्स. क्या वो बैठ के देख पाएंगे कोई ऐसी चीज़ जिसमें उनको मज़ा आएगा. एंड आई रिमेंबर कि बचपन में जब हम फिल्में देखते थे, जब दूरदर्शन पे फिल्में आती थी, माई मदर यूज टू लाफ द मोस्ट एट ऋषिकेश मुखर्जीज़ फिल्म्स. चुपके चुपके आती थी तो शी वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट. तो जिस चीज़ पे आपकी माँ या आपके पिताजी हंसते हैं, वो एक बच्चा सबसे पहले समझता है कि अच्छा इस पे हंस रहे हैं, इसको ह्यूमर कहते हैं, इसमें मज़ा आ रहा है मेरी माँ को या मेरे पिताजी को. तो मेरे लिए वो ह्यूमर था. तो फिर मैंने एक्चुअली अपने आप को उस मोल्ड में डाला और कोशिश की कि आई वॉन्ट माई मदर टू लाफ व्हेन शी सीज दिस. वो अलग बात है कि वो पहले एम्बेरस हुई कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बोले ये क्या लिखा है, मैं कैसे बोलूँ अपने दोस्तों को कि मेरे बेटे ने ये फिल्म लिखी है. बस चाय और बिस्किट के बारे में लिखा. करेक्ट, एब्सोल्युटली. बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अब हम बिस्किट ज़िंदगी में कभी नहीं खा पाएंगे. तो बट मैं उनको भी यही कहता यार, पर मुझे तो मज़ा आया. सो माई ओनली थिंग वॉज दैट आई डोंट नो वेदर आई हैव अडेप्टेड, हाउ आई हैव अडेप्टेड और कैसे, बट मैं हमेशा सबसे पहले ये देखता हूँ मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा. और एक और बात, मतलब इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा था, और इंजीनियरिंग ज्वाइन करने से एक दिन पहले मैंने हिम्मत करके अपने पिताजी को बोला कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है. तो उन्होंने बोला क्या करना है, मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करना है, पढ़ाई नहीं करनी है. तो और उनको बहुत उस वक्त बोला था उनके दोस्तों ने कि ऐसे बच्चे कुछ कर नहीं पाते, देख ले तू गया, तेरा बेटा गया. तो और मैं एक जर्नी पे उस वक्त निकला था, तो मैं तो तब से वही करता आ रहा हूँ. मेरे को फिर उसके बाद मैंने जब डिज़ाइन स्कूल में फिल्म पढ़ाई करके मैं टीवी लिखना शुरू किया, तो लोगों ने बोला यार टीवी लिख रहा है, यू सोल्ड योर सोल. तो मैंने उनको बोला यार आत्मा मिल तो जाए पहले, फिर बेचूंगा ना. तो पहले खाने को तो मिले, और टीवी में मुझे बहुत मज़ा आया. फिर जब फिल्म लिखने गया तो फिल्म वालों ने बोला ये तू तो टीवी राइटर है, तो फिल्म कैसे लिखेगा. और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फिर जब शुभ मंगल ज़्यादा सावधान हुई, सबने बोला होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर फिल्म, कमर्शियल फिल्म, आर यू मैड, इट्स योर फर्स्ट फिल्म, हाउ विल यू डू इट. तो मुझे
ऐसा लगा कि मेरी आदत ही बन गई है कि जब लोग बोलते हैं कि ये कैसे हो करेगा तू, ये तो नहीं हो पाएगा, मैं तभी ज़्यादा करता हूँ. तो मैं अब वेट करता हूँ कि कोई बोले ये तू नहीं कर पाएगा, सो दैट आई कैन जंप इनटू इट. अगर लोग बोल देते नहीं ये तो तू कर लेगा, तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. So I think that's how I have adapted. Okay, that's great. I've just been told that our time's up, but I would still like to wrap this up with a final question. I would like to open this up to the entire panel here. आज शिभाशीष जी ने बहुत एक बड़ी बात कही कि 40% of the industry, 40% of the movies have been cut down. They've not. They're not going to the floor, you know, the entire film industry is going through such a churn. And even the film stars, leave alone the other rest of the creative fraternity, are sitting at home. तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे बाकी लोगों को यहाँ पे कि हाउ टू नेविगेट दीज टाइम्स टुडे, बिकॉज पास्ट 2 years से ये इंडस्ट्री काफ़ी मुश्किल दौरान से गुजर रही है इंटरनेशनली ऑल्सो. तो अभी क्या करना है? अगर इफ समथिंग फ्रॉम ईच ऑफ यू वेरी क्विक. सब लोग बोलिए. जय जी आप शुरू करिए, फिर आदित्य, देन वी कैन गो बैक. क्या आई थिंक ये अफवाह है. ये बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस है, शिभाशीष सरकार ने कहा है. अच्छा, तो वो कर रहे होंगे फिर. तो ये बहुत ही होपफुल बात है. तो अगर 40% के बदले आप कह रहे हैं 60% आउट ऑफ वर्क. नहीं, आई थिंक जिसको बनाना है वो बनाएगा. आप देखिए ना, हर हफ्ते फिल्म अनाउंस हो रही है. तरुण आदर्श को आई थिंक सब लोग फॉलो कर रहे हैं. नहीं होगी, हो रही है अनाउंस. मतलब अगर तरुण आदर्श के पेज पे सब लोग देखते हैं तो अनाउंस हो रही, मतलब हो रही कहीं ना कहीं वो. और वो अनाउंस तब करते हैं जब वो फिल्म बन गई होती है. वो ये अनाउंस नहीं करते जब वो कि ये फिल्म अभी फ्लोर पे जा रही है. तो आई थिंक ऐसे कहाँ से आ रहे हैं? आएंगे पैसे. पैसे तो है, पिक्चरें बन रही हैं. जिसको बनाना है वो बनाएगा. यू डिसएग्री? ये सिर्फ आई डिसएग्री, कंप्लीटली डिसएग्री ऑन दिस. Okay. फिल्में बन रही हैं और बनती रहेंगी. Okay. ये पैंडेमिक में हमने अलग कुछ सुना और उसके बाद कुछ अलग सुना, अब कुछ अलग सुन रहे हैं. तो ये आई थिंक ये कुछ लोग बोलते हैं फिर वो मार्केट में फैल जाता है. ऐसा नहीं है. पिक्चरें अच्छी होंगी, अच्छी स्क्रिप्ट होंगी, वो बनेगी और बनती रहेंगी. ओके, व्हाट डू यू हैव टू से आदित्य? क्योंकि आपको तो कॉल्स आते होंगे, भाई कास्टिंग हमको ही करना है, ये फ्लोर पे गया, वो फ्लोर पे गया. क्या अभी पहले से कम आते हैं कि उतने ही आ रहे हैं? मैम अभी पहले से ज़्यादा आते हैं. फिलहाल That's great news, फिलहाल don't you 3 think? वेब शोज, 2 फिल्में, 3 टीवी शोज चल रहे हैं मेरे. देखो सी 2 बन फिल्में, रही 3 है. टीवी शोज और 3 वेब शोज. 3 वेब शोज. जी. ओके, तो मतलब थिएटर फिल्में किस तरह की? ओटीटी ये 2 थी फिल्म थिएटर? नहीं, तो ये दोनों फिल्में, दोनों वो बना तो थिएटर के लिए रहे हैं, बाकी ऊपर वाला मालिक का. Okay, that's great news, huh? So, okay, and what do you think? मेरा ये ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है. डेफिनेटली इफेक्ट पड़ा है, वर्ल्ड ओवर पड़ा है, दैट इज़ ट्रू. फिल्में कम बन रही हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है इसके बारे में कि ब्लैक बोर्ड पे एक फार्मूला लिखा हुआ था, A² + B², वॉट एवर दैट फार्मूला इज. सब हाँ, वो सब लोग उसको देख के एक सम सॉल्व कर रहे थे. अचानक से कोई आया और वो फार्मूला मिटा दिया, और ये सारे फार्मूला मिटा दिए. अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि मैं कैसे सॉल्व करूं. डज किसी के पास आंसर है? क्या तेरे को पता है कैसे सॉल्व करना है? क्या आपको पता किसी है? ने मैथ नहीं सीखी इसलिए. हाँ, तो फॉर्मूला हटा दिए गए हैं. चीज़ें अभी भी हो रही हैं. जिसका हो गया वो हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा वो अभी भी सीख रहा है कि कैसे कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक ग्राउंड जीरो. वी आर रीलर्निंग हाउ द ऑडियंस इज रिस्पॉन्डिंग टू ईच थिंग दैट इज कमिंग एवरी वीक ऑन थिएटर्स, ऑन OTT. वी आर सैम्पलिंग एज मेकर्स ऑल्सो. वी आर सैम्पलिंग. अच्छा, उनको ये अच्छा लगा, मतलब ऐसी फिल्में बननी. तो लोग वो कर रहे हैं. जो बनाने वाले हैं वो अभी भी वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, विच इज़ राइटिंग वॉट दे फील दे शुड राइट. मैं आज भी वो कहानियाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे कहनी है, मेरे हिसाब से बनानी है. अब मैं देके जाऊँगा, अगर किसी को अच्छी लगेगी तो वो बनाएंगे. आई कैन नॉट आस्क अ प्रोड्यूसर कि मैं लिख के लाया हूँ आपको बनानी पड़ेगी. उनको समझ आएगी तो ही वो बनाएंगे. किसी एक्टर को समझ आएगी तो ही वो हाँ करेगा. तो ये समझ दोबारा रीसेट हो गई है, और वो होने में जो वक्त लग रहा है वो लग रहा है. What do you think, Anuradha?
Yeah, so I do have a slightly different perspective, and yet I agree with both here and whatever I think Amit is also about to say. So my perspective comes from that writer, like I said, because I actually function a bit like an ad agency because, I am writing for other people. I'm helping them birth and create their ideas. So I'll give you a live example from what I've been doing. So firstly, I agree with Aditya and with Jay. In that sense, we have way more work now than ever before. Like, if I did, let's say, 5 projects earlier, I'm doing 10 now. Well, of course, we should all touch wood on that, right? So because there is a lot more content. But yes, there is a drastic cut in budgets right now. So what he's saying is right, कि formula ही बदल गया है और क्योंकि किसी को math नहीं आती है तो सभी दूसरे को देख रहे हैं. तो the first knee-jerk reaction, and perhaps not so much knee-jerk also, is that कि budget cut करो. Now I'll give you, and perhaps it will help the writers here if at all, that how do you as a writer battle that and what's your role in it? So I'll give you 2 examples. First is my show called Dil Dosti Dilemma. Very छोटू सा show पहले भी था. It's on Amazon Prime. We were told just before green lighting. Now you see, we had spent 1.5 years already in writing it. So it goes in stages. So you've written it, the Bible's done, and everything is done, and then we are told 60% of the budget is cut. 60%, which means we are on the brink of losing the show. It's not going to happen. So now, you know that practical me, director me, half producer me says, no, I'm not letting this go. So, in a week's time, I say, all right, I know what to do. Instead of 9 episodes, let's rewrite it to 7 episodes. So we did that and we fit it into the budget, and it got greenlit in one week's time. Fantastic. That's really So great. yes, so that's one way of doing it. Thank you. And people know I was in Rome that time. I sat in a Roman cafe and I wrote it and I said, नहीं अब जिद है कि ये तो मैं करके रहूँगी, Similarly, in Rai Singhani versus Rai Singhani, I wish I could do a whole master class on that one. Because, in that, again, it's a story. It's supposed to be courtroom drama and a very big thriller. I'm not boring you with those details. But it's meant to be. So, मेरे लिए वो एक, without going to the budget, I thought एक 30 minute, 30 lakh per episode type का show था. I was told कि, आपने लिख लिए 12 episode, वो सब हो गया. I'm told कि नहीं, 3 sets का शो है अभी ये. आपका एक घर है, एक ऑफिस और एक कोर्ट रूम है. कोर्ट प्रेमाइसेस भी नहीं है. और आपको 130 एपिसोड लिखने हैं. What are you going to do? So, of course, the first thing you say, I can leave. I always have that choice, right? But again, after 20 years of writing, you say, no, come on. When will your experience come handy? So I said, and again, you have to write 1 episode a day like TV. So as a writer, you find creative ways of making it happen within that budget and within that timeline. So yes, I'm agreeing that काम ज़्यादा है लेकिन budgets कम है. So as a writer, how will what did I do? It was a thriller in which people are supposed to go investigate and do all kinds of things. So I created more characters, you've been part of it, who then do the investigation outside and come and tell my protagonist कि हमने ये ढूंढ लिया. So basically, we have to keep trying to be more creative than ever. Amit ji, आपके पास सिर्फ 30 seconds है. I've been told again and again. I'm very sorry. 10 सेकंड में रैप अप कर सकता हूँ. नहीं, लेकिन आप बता दीजिएगा आपके ख्याल. हाँ, 10 सेकंड में कह सकता हूँ मैं. आप अगर चाहें तो मैं वो बात नहीं कहूँगा जो उन्होंने कहा है. उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा कि 40% कट हुए. वो मैं उनसे कट बजट्स उस तरह से नहीं कि मतलब Projects प्रोजेक्ट्स कम हो गए हैं तो लोग बिना काम के बैठे हैं. क्या आप बिना काम बैठे हैं और आपके इर्द गिर्द लोग काम बिना बैठे हैं और इसको हम कैसे इसका जवाब तो मेरे को नहीं पता कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि मैं सबके कैसे हम आगे बढ़े नहीं. मैं कुछ अलहदा बात कहने जा रहा हूँ. वो शायद इसका जवाब हो जाएगा आपके पास. अलहदा बात ये है कि अगर आप 1 क्वार्टर का ही अगर आप बिजनेस देखेंगे सिर्फ केरला में, एक 4 फिल्में हैं. ब्रह्मयुगम है, प्रेमालू है, मंजुमल बॉयज़ है, आवेशम है. इन फिल्मों के बजट जो हैं वो 9 करोड़ 13 करोड़, मतलब वो डबल फिगर में भी उतने ऊपर नहीं गए हैं. लेकिन मैं आपको कलेक्शन बताता हूँ. किसी का 212 हो गया है, कोई 240 पे चल रहा है. मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि कोई फिल्म बना ही नहीं रहा है और पैसे आ ही नहीं रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे? कोई ड्रीम 11 की टीम तो नहीं है जो पैसे लगा रहे हैं फिल्मों के ऊपर. ये ऑडियंस देख रहा है, थिएटर में देख रहा है. मतलब मंजुमल बॉयज़ अगर आपने देखी हो और प्रेमालू अगर आपने देखी हो, ये फिल्म अभी बनी है, 2 महीने पहले देखी होगी आपने. अगर पहले ही क्वार्टर में 4 फिल्में सिर्फ मलयालम सिनेमा में 200 करोड़ के ऊपर का धंधा करें, मतलब 800 करोड़ के ऊपर का पैसा आया है उनके पास, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोग फिल्में बनाना बंद कर रहे हैं? ऑडियंस नहीं आ रहा है. ऑडियंस आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ता. वो आपका सबसे लॉयल व्यक्ति है. आप अच्छी फिल्म बनाएंगे वो ज़रूर देखने आएगा. ये आपके पर है कि आप क्या बना रहे हैं.
आप दोष बाकी लोगों को देना बंद कीजिए, आप पीछे का पन्ना खोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा आज आपकी स्थिति क्यों हुई है, और फिर आप उसमें सुधार लाएंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि आप फिल्में नहीं बनाते थे, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोया है। पिछले साल हिस्टोरिकल है फुटफॉल्स, आप देख लो, गदर है, जवान है, पठान है, मतलब 5 में सबसे ज़्यादा बिजनेस है। तो अगर किसी ने कहा कि हमारा इस साल का बिजनेस 12,000 करोड़ का है और नेक्स्ट ईयर हम लोग कुछ भी प्रोडक्शन में नहीं जा रहे हैं, क्या मतलब है? कि ये एकदम That's great. I इलॉजिकल बात है कि पिछले साल आपका सबसे ज़्यादा फुटफॉल है थिएटर का, तो इस साल नहीं आ रहा है, तो फिल्म नहीं होगी आपके पास अच्छी। आपके घर में, अरे आप महल में रहते हैं लेकिन हमारे घर में खाना नहीं बनता, आपके घर में आपकी मेड नहीं आती होगी, आप आलसी हैं, आपको बाहर का खाना, पर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं सर। आप पहले रीज़न ढूंढिए, रीज़न ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं आ रहा है। वो 40-60% मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने वो परसेंटेज पे देखा ही नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। एटलीस्ट हम अच्छी उम्मीद लेके आ सकते हैं इंडस्ट्री में, और भी काम देख सकते हैं और करेंगे भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर व्यूज़ एंड थॉट्स एंड शेयरिंग द ट्रूथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so Thank you much. so Ma'am. It is much. over.